नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान के हमलों के बाद फ्लाइट्स कैंसिल, स्टडी विजिट पर गए पुणे के 84 बच्चे दुबई में फंसे, 80 स्टूडेंट्स और 4 टीचर सभी सुरक्षित। विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय की कार्रवाई। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। तमिलनाडु में 8 रेलवे स्टेशन और नई रेल का किया लोकार्पण। मदुरई में 4400 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को दी सौगात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में भाग लेते हुए दिखाई दिए। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शामिल। सेमीकंडक्टर निवेश और कंस्ट्रक्शन पर जोर। बारडोली में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक दुखद घटना, 12वीं की छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रश्न पत्र खराब होने पर छात्र थी निराश। कैमूर के कुदरा में NH-19 पर बस ट्रक की भीषण टक्कर, 70-75 यात्रियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, चालक पर आज जांच जारी। ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच बढ़ते तनाव और हमलों के बाद हालात अब प्रभावित हुए हैं। यूएई के कई हिस्सों में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने की जानकारी सामने आई है। यही वजह है कि दुबई में भारत के छात्र भी फंस गए हैं। दरअसल पुणे के एक जाने माने स्कूल के 84 स्टूडेंट्स इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं। ये सभी छात्र स्टडी विजिट यानी ग्लोबल इमोशन प्रोग्राम के तहत दुबई गए थे, मगर मौजूदा हालात और फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से फिलहाल वहीं रुक गए। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स सुरक्षित हैं और स्कूल प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है। 84 लोगों में 80 स्टूडेंट्स और 4 टीचर शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें 42 लड़के और 42 लड़कियां शामिल हैं। छात्रों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सिविल एविएशन मंत्रालय के स्तर पर कोशिशें जारी है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, सभी बच्चे सुरक्षित हैं और वापसी की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे मामले पर स्कूल से संबंधित अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। 84 मुलं तिथं अडकलेली आहेत, जे आपल्या ग्लोबल इमर्शन प्रोग्रामसाठी गेले होते आणि आता ते सुखरूप आहेत. काही काळजी करायचं कारण नाही, कारण मुलांशी आमचं बोलणं होत आहे, त्यांच्या पॅरेंट्सशी बोलणं होत आहे. इथं जे आमचे फॅकल्टी मेंबर्स आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांच्याशी आमचं बोलणं चालू आहे. सर्वजण संपर्कामध्ये आहेत. किती जे आहे मेल फिमेल स्टुडंट्स आहे आणि कशा प्रकारचे अधिकारी कॉन्टॅक्ट जे आहे चालू? आता 42 बॉईज आणि 42 गर्ल्स आहेत आणि त्यांच्याशी वारंवार आमचं बोलणं चालू आहे, संभाषण आहे. जे भारत सरकारकडे कशा प्रकारचं बोलणं चालू आहे आणि त्यांना परत आणण्याचा कशा प्रकारे हे प्रोसेस चालू आहे? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेअर त्यांच्याबरोबर आमचं बोलणं झालंय, निवेदन पोहोचलंय. त्याचप्रमाणे मुलधरम मोह सरांशी पण बोलणं झालंय, त्यांच्याकडे निवेदन पोहोचलंय. त्याशिवाय इंडियन एम्बसीमध्येही दुबईच्या ऑफिसमध्ये बोलणं झालंय आणि सर्व पूर्ण प्रयत्न चालू आहेत. आमचे जे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर तरिता शंकर मॅडम आणि व्हाईस चान्सलर अनघा जोशी मॅम यांच्या थ्रू सर्व बोलणं चालू आहेत. तर कशा प्रकारचं आव्हान पाहिजे? आव्हान हेच राहील, विनंती राहील सर्व विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना की कृपया तुम्ही पॅनिक होऊ नका, कारण आम्ही त्यांच्या संपर्कामध्ये आहोत. मुलं सुखरूप आहेत आणि पूर्ण आम्ही प्रयत्न करतोय की आपली मुलं सुखरूपपणे भारतात लवकरात लवकर परत यावीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जनसभा को निर्देशित करते हुए क्षेत्र की बुनियादी ढांचे और आंदोलनों को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8 नई विकसित रेलवे सड़कों का उद्घाटन करने वाले हैं। चेन्नई बीच चेन्नई एग्मोर चौथी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दौरे के अगले चरण में मदुरई में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन कर विकास कार्यों को गति देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने, नीति निर्माताओं और तकनीकी परियोजनाओं की मौजूदगी रही, जहां गुजरात को उभरता सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एथलेटिक पहल पर जोर दिया गया। के इतिहास में, इंडस्ट्रियल इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। कल पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया
और जो प्रॉमिस उन्होंने देश के सामने रखा था कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाना है, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया और ये पहला कदम है। बहुत जल्दी दूसरा प्लांट भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाला है और उसके बाद में 2 और प्लांट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इसी वर्ष जाएंगे। यानी 10 प्लांट जो अप्रूव हुए हैं उसमें से 4 का इनॉग्रेशन 2026 में प्लांट है, 1 हो गया, 3 और है। उसके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। अभी मैं यहाँ से धोलेरा जाऊँगा देखने के लिए टाटा की फैब को। साथ ही साथ जिस तरह का इकोसिस्टम भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बन रहा है उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कर्मयोगी वाले नेचर से बहुत अच्छा काम तेजी से हो रहा है। सूरत के बारडोली तालुका के बाबेन गांव में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। बाबेन के गोपाल नगर इलाके में रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा खुशी शिवराम पाटिल द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी की माने तो उसका केमिस्ट्री का पेपर था। छात्र इस साल दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। केमिस्ट्री का पेपर खराब होने पर काफी उदास हो गई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि परीक्षा परिणाम की चिंता में उसने ये बड़ा कदम उठाया। घटना बाबेन गांव के गोपाल नगर इलाके में स्थित उनके आवास पर हुई, जहां खुशी ने अपने घर में पंखे से दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी हुई तो स्थानीय लोगों और परिवार पर दुख छा गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की जांच की गई। अब इस दुखद घटना से पूरे सूबे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-19 पर नशेज के पास बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस जमशेदपुर से वाराणसी जा रही थी और उसमें लगभग 70 से 75 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस एक होटल पर चाय पीने के बाद करीब 3 किलोमीटर आगे बढ़ ही रही थी कि विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक डिवाइडर पार कर बस की लेन में जा घुसा और जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि मृतकों में वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र निवासी दीपक पटेल की 9 वर्षीय बेटी दीक्षिता कुमारी और अरुण कुमार की पत्नी आभा रानी की पहचान हुई है, जबकि एक शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। घायलों में पश्चिम बंगाल, पटना और रांची के यात्री शामिल हैं, जिनका इलाज निजी क्लिनिकों में चल रहा है। कुदरा थाना के ASI BN उपाध्याय ने बताया कि ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने पुल पुलियों की मरम्मत को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी मरम्मत कार्य के लिए पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी जरूरी होगी, तभी संबंधित विभाग को राशि जारी की जाएगी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के मुख्य सचेतक जनक सिंह ने कहा कि ये एक सकारात्मक कदम है। उनका कहना है कि सरकारी पैसा कहां और किस काम में खर्च हो रहा है और साथ ही साथ इसका व्यय कहां किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी और वित्त विभाग की स्वीकृति यानी उसकी मंजूरी बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को भी भ्रामक बताया जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार का खजाना खाली हो गया है। वहीं विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने आरोप लगाया कि सरकार धन की कमी को छिपाने के लिए नई प्रक्रियाएं लागू कर रही है। वहीं उनका कहना है कि चाहे किसी भी विभाग से मंजूरी ली जाए, वास्तविक समस्या संसाधनों की कमी है और सरकार मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सरकार की जो इच्छा आई होगी उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। कोई भी विषय है नियम संगत होना चाहिए। इसलिए ने आपके कथनानुसार सरकार के संबंध में इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, तो जो भी हमारी सरकार करेगी नियम संगत करेगी, ऐसा नहीं करेगी जो 1990 से लेकर 2005 की सरकार किया करते थे। क्या सच लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार के खजाने खाली है, उसी को लेकर यह नियम? देखिए, हमारी सरकार विकास कर रही है और करती रहेगी। ये सब प्रश्न वही ला रहे हैं जिन्होंने सरकार की खजाने को
1990 से लेकर 2005 तक लूटने का काम किया। हम तो विकास कर रहे हैं, हर गली में, हर खेत में, हर खलिहान में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय, हर संस्थान में हम विकास कर रहे हैं। कहीं ऐसा है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। आज कितने जैसे होता नहीं था कि छू मंतर ना, तो वही आधार पर अब देखिए तुरंत यहाँ घर जाना है, विधानसभा भी हम लोग कर लेते हैं। यह है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होगा अगर पुल पुलिया के मरम्मत में, तो वित्त विभाग से मंजूरी लेना होगा, तभी इस तरीके से। तो ठीक है, वित्त विभाग से मंजूरी लेकर करवावे। जितने बिहार में पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो दिख रहा है कि उसके बनने में कितना करप्शन हुआ है, तो उस पर भी कार्रवाई सरकार करे। क्या इस तरीके से जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि खजाने खाली है, उसी की वजह से इस तरीके नहीं, खजाने तो खाली हैं, सरकार के खजाने खाली हैं। सब पैसा चुनाव में झोंक दिया गया है, और चुनाव में बंदरबाट जिस तरीके से पैसे का हुआ है सब लोग जानते हैं। खजाना तो खाली। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के राउल गांव स्थित विस्फोटक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने इस घटना को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना बताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में वो हैं और घटना की जानकारी वो लगातार ले रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव कार्य में जुटे होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। इसके अलावा पेसो और डिश की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। राहत कार्य को तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सरकार ने इस पूरे मामले की सख्त और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है कि इस हादसे में जिन भी लोगों ने जान गंवाई है उन लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं संबंधित कंपनी भी मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद देगी। फिलहाल प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक कड़ा बयान जारी करते हुए ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि ईरान ने पहले से कहीं ज्यादा तेज हमला करने की बात कही, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका अप्रत्याशित ताकत से उसे जवाब देगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं इस बयान से मध्य पूर्व में जारी तनाव और गहरा गया है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब संभावित सैन्य प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अमेरिका ने ईरान में किए गए हवाई हमलों का कथित वीडियो जारी किया है, जिसमें लक्षित ठिकानों पर सटीक हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब क्षेत्र में तनाव चरम पर बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि हमले रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए, जबकि ईरान की तरफ से इन हमलों की कड़ी निंदा की गई है। वीडियो जारी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब संभावित जवाबी कार्यवाही और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर टिके हुए हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कतर, जॉर्डन और दुबई शामिल है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरानी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है स्वदेशी का काला गुबार जो है वो इसमें देखा जा सकता है। आसपास अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि बुर्ज खलीफा को कोई नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं, मगर इस घटना के बाद दुबई के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इन दोनों को ही अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 280 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है और 250 से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं। ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के चलते हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कई देशों द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अन्य प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भी देखा जा रहा है। कई फ्लाइट्स के रद्द होने और देरी से संचालित होने की वजह से यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एयरलाइंस कंपनियां वैकल्पिक रूट तलाशने में जुटी हुई हैं, जबकि एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को सहायता और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। अचानक हुए बदलावों की वजह से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थितियों और एयर स्पेस बंद होने के कारण दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि मिडल ईस्ट की स्थिति के मद्देनजर फ्लाइट्स में रुकावट और कैंसलेशन के कारण एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। सुनिए यहाँ मौजूद यात्रियों ने क्या कुछ कहा। आज हम इमीरेट की फ्लाइट से दुबई जा रहे थे और दुबई से हमें पुर्तगाल जाना था। हम सुबह से बैठे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, ये हमें कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। ना हमें बता रहे हैं फ्लाइट कैंसिल कब तक रहेगी, ना ये बता रहे हैं कि अगली फ्लाइट हमें कब तक देंगे। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम घर को जाएं या यहाँ पर वेट करें। हमें बहुत परेशानी है। कल को हमारा उधर काम छूट जाए और कोई लॉस हो जाए तो इसका कौन सोल्यूशन बताएगा हमें। प्लीज हमारी आवाज आगे तक लेके जाइए और हमें इसका सोल्यूशन बताइए कि इन्होंने अपडेट क्या बोला? सर हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम 3 बार अंदर जाके पूछ के आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। वो बोले वेट करो वेट करो, कोई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली से लिस्बन के लिए जा रहा था। अभी यहाँ से दिल्ली से दुबई की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। सो कैंसिल होने के बावजूद हमें कोई ना कोई मैसेज मिला है ना कोई मेल आई है एयरलाइन के रिगार्डिंग। और अभी जब हमने स्टाफ को कॉल किया, उनको स्टाफ वाले उनसे पूछे कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन कुछ तो हमें बताओ। अगले कहते हैं ईरान से अभी कोई कॉल नहीं आई है, अभी जब ईरान से कॉल आएगी फिर हम आपको बताएंगे। अभी इनका स्टाफ आया है, इन्होंने फॉर्मेलिटी की, यहाँ पे नाम वगैरह फ्लाइट नंबर वगैरह लिखा है और अभी क्या कहते हैं कस्टमर केयर को कॉल करो। अब कस्टमर केयर कॉल तो कर रहे हैं, अभी कोई अटेंड तो कर नहीं रहा। अब ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा 10 दिन लगेंगे। हमको यहाँ पे 4 घंटे हो गए अभी वेटिंग भी कर रहे हैं और अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ठीक, मेरे को यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, पर जो सा मेरा वे था उसमें मेरे को 3 घंटे का रास्ता कवर करके आया मैं यहाँ पे। दिल्ली जिद्दा जा रहे थे, अभी हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं बनारस। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी क्या करें। बनारस से आए थे हम, अब बनारस वापस जा रहे हैं। और दिल्ली से सऊदी जाना था, हमारा फ्लाइट जो कैंसिल हो गया। 14 घंटा आज हम वेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कभी जाना है, कभी कुछ बता नहीं रहे हैं। अब देखिए कभी होता है, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रही है। क्या मैं अपने नाती को लेकर के वहाँ से दिल्ली के लिए आया, दुबई जाने के लिए। मास इंटरनेट जो है कंपनी का वीजा जो है और टिकट मिला था। यहाँ आने के बाद शाम को हम लोग 6 बजे आए और यहीं रुके हैं। और जो है ये पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पर जो है अब कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। यहाँ पता किए तो पता चला कि वो जो है जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ जाओ। वहाँ गए हम लोग तो वो लोग कहे कि आप जो है अपने एजेंट से बात कर लीजिए, पैसा एजेंट को पास चला जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं। तक जाने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है खाने होने के लिए। अब हम लोग दिक्कत में हैं। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं आया भोपाल से, आया ट्रेन से आया, करीबन 800-900 किलोमीटर पड़ जाता है। फिर आके यहाँ आया, इंफॉर्मेशन रात में ट्रेन में था, भोपाल में मिला 3 घंटे फ्लाइट कैंसिल हो गया। इधर आया, अंदर आके बात करा उनसे, तो वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेज गए इंडिया वाले। तो बड़ी मुश्किल से मैं रीशेड्यूल करी मेरी फ्लाइट। हमने कहा एकोमोडेशन वगैरह दे दो आप। कहते नहीं, एकोमोडेशन तो नहीं मिलेगा आपको। तो हमने देख रहा है होटल वगैरह बुक करा है। कहाँ जा रहे थे आप? मेरे को जाना था फ्रैंकफर्ट, मुंबई से फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। और मेरे क्या बोलते कल की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई, कंफर्म करने आया था। और मेरे को स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ में गया था और वहाँ से कम मेरे को 2 दिन जर्नी हो गई, बहुत टाइट। अभी यहाँ पर कंफर्म करने पे बोल रहे हैं कि कुछ अभी बोल नहीं सकते 20 आवर्स तक। हाँ, तो हम वही वेट करते हैं कि क्या होगा। हमारा वीज़ा हमारा
10 तारीख तक है बस। अगर इस बीच में अगर 2-3 दिन में हो जाती है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई हाँ आदमी इसी में जा सकता है, कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना तकलीफ सह लेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या हम लोग जहाँ से टिकट लिए जैसा है तो इसका मतलब कि कहीं रिजल्ट निकलेगा कुछ होगा, वो कंफर्म करना था, वो आप हमारा मैसेज भी हमको कंफर्म करके। पश्चिम जिला साइबर सेल ने देशव्यापी अभियान चलाते हुए साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सप्ताह भर चले इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 11 राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है, उसमें एक साथ छापेमारी कर करीब 10 बड़े मामलों का खुलासा किया है। जांच में 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी सामने आई है, जबकि आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 13.91 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश दी गई। गिरफ्तार आरोपियों पर निवेश ठगी, एपीके, फाइल फ्रॉड, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड जालसाजी जैसे अपराधों में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 20 बैंकिंग कार्ड, एक पीओएस मशीन और एक बाइक, साथ ही साथ कई बैंक दस्तावेज और खाता किट बरामद किए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।